हाँ जी बच्चों, क्लास +2 में मैं आपको थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन करवा रही थी, लॉज ऑफ प्रोडक्शन सॉरी हम कर रहे थे, जिसके अंदर मैंने आपको इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर और कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर के बारे में बता दिया था कि क्यों अप्लाई होते हैं, उनके कॉजेज क्या हैं, आपको टेबल शेड्यूल और आपको डायग्राम बनाना बताया था। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न किससे बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे ये टॉपिक है, पेपर में बहुत बार आता है। घटते पैमाने के प्रतिफल के बारे में बताइए, प्रतिफल के नियम के बारे में बताइए कि ये क्या होता है। मैं पैमाने के बोल गई, घटते प्रतिफल के नियमों के बारे में बताइए। तो और इस लॉ को हम यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, और एक यही रिटर्न टू फैक्टर की टाइप ऐसी है जिसे एक लॉ का नाम दिया जाता है। हालांकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स भी है, कांस्टेंट रिटर्न्स भी है, उन्हें हम लॉ नहीं बोलते, लेकिन इसे हम लॉ बोलते हैं, और ये यूनिवर्सल लॉ है क्योंकि ये हर फील्ड में ये लॉ अप्लाई होता है। तो देखिए अब ये क्या है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, ठीक है, या इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, घटते प्रतिफल के नियम इसे हम बोलते हैं। तो देखिए डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर क्या होता है, या जिसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, ये क्या है। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति है इन विच टोटल आउटपुट टेंड्स टू इंक्रीज, जिसके अंदर जो टोटल आउटपुट है वो हमारा बढ़ता है एट डिक्रीजिंग रेट, घटती हुई दर पर, व्हेन मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जब हम अपने घटते बढ़ते साधनों को स्थिर साधनों के साथ प्रयोग करते हैं। अब मैंने बताया था लैंड हमारा फिक्स है, वेरिएबल हमारा हमने लेबर को लिया, तो जब हम फिक्स फैक्टर के साथ लेबर की एक अतिरिक्त इकाई को प्रयोग करते जाते हैं, जो हमारा टोटल आउटपुट है जब वो बढ़ता है लेकिन घटती दर पर बढ़ता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में एमपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर मस्ट बी डिक्रीजिंग, जो हमारी वेरिएबल फैक्टर की एमपी है वो भी कम हो जाएगी, एंड एमसी ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी इंक्रीजिंग, मतलब जो हमारा खर्चा है एक चीज़ को बनाने पे वो हमारा इंक्रीज होगा, और हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो हमारी जो है मार्जिनल प्रोडक्ट है सॉरी वो हमारा डिक्रीज होगा। अब देखिए टेबल के थ्रू इस चीज़ को बताया, लेबर को हम बढ़ाते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, लैंड हमारी फिक्स है 1 1 1 1, तो देखिए टोटल प्रोडक्ट देखिए 5 मैंने एज्यूम ले लिया पहले 5 बढ़ता है जैसे जैसे हम फिक्स के साथ वेरिएबल को लगाते हैं, फिर हमारा टोटल प्रोडक्ट 8 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 11, फिर 10, फिर 10। देखिए पहले टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट है, पहले 5 बढ़ा, एमपी देखिए फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, फिर 0 मैक्सिमम हो गया। अब देखो कम होना शुरू हो गया, फिर नेगेटिव में हो गया, कम होना शुरू हो गया। तो टीपी पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर मैक्सिमम होता है, और फिर घटना शुरू हो जाता है, फिर डिक्रीज होना ही शुरू हो जाता है। मतलब जो हमारी एमपी है वो पहले तो पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज हो रही है, फिर 0 हुई और फिर वो नेगेटिव होनी स्टार्ट हो गई। तो देखो दिस टेबल शोज दैट व्हेन मोर लेबर इज कंबाइंड विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल, जब हम ज़्यादा लेबर को हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल की जगह यहाँ आप लैंड ले लेंगे, लैंड के साथ यूज़ करते हैं, टोटल आउटपुट इंक्रीजेस, कुल उत्पादन बढ़ता है, ओनली एट डिक्रीजिंग रेट, घटती हुई दर पर, और इट में इवन स्टॉप, और फिर बढ़ना रुक भी जाता है, इंक्रीजिंग एंड स्टार्ट डिक्रीजिंग, और फिर ये कम होना शुरू हो जाता है। एमपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर डिक्रीजिंग, वेरिएबल फैक्टर की एमपी कम होती है, एंड बियॉन्ड अ पॉइंट, और एक पॉइंट आने के बाद ये 0 हो जाती है और इवन नेगेटिव, और यहाँ तक कि नेगेटिव भी हो जाती है। अब देखिए ये डायग्राम के थ्रू बनाया, ये टीपी देखिए ऐसे बना दिया मैंने कि ये बढ़ रही है, लेकिन ये जो शेप है ये डिक्रीजिंग रेट को बताती है कि डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रही है। यहाँ टीपी देखो मैक्सिमम हो गई, अब टीपी देखो कम होनी शुरू हो गई। इस डायग्राम में लेबर और टीपी को लिया, और इस डायग्राम में देखिए लेबर और एमपी को लिया है मैंने, यहाँ पे एमपी है यहाँ लेबर है। एमपी पहले कम हो रही है देखो, लेकिन है पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे आके वो 0 हो गई, और फिर देखो उसके बाद ये माइनस में आ गई, नेगेटिव हो गई। तो एमपी हमारी क्या है, वैसे डिक्रीजिंग है लेकिन पहले पॉजिटिव है, फिर 0 है, फिर नेगेटिव है। जहाँ पे हमारी टीपी मैक्सिमम होती है बच्चों, वहाँ पे हमारी एमपी जो है वो 0 होती है। तो देखिए इन दिस फर्स्ट डायग्राम टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, टीपी जो है वो डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है, एंड एट पॉइंट पी, और ये पी पॉइंट आने पर इट बिकम मैक्सिमम हो जाता है, एंड बियॉन्ड दैट, और उसके बाद इट स्टार्ट डिक्रीजिंग, ये कम होना शुरू हो जाता है। और डायग्राम जो बी है इट शोज दैट एमपी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, एमपी जो है वो डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, बियॉन्ड अ पॉइंट इट बिकम 0 एंड इवन नेगेटिव, 0 हो जाता है और फिर वो नेगेटिव हो जाता है। अब देखिए आते हैं बच्चों इसके अंदर कॉजेज कि डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर के कारण क्या है। तो देखिए जैसे आपने इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर के कारण पढ़े थे, कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर के कारण पढ़े थे, वैसे ही आते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर के कारण। तो पहला इसका कॉज आता है बच्चों फिक्सिटी ऑफ फैक्टर,
मतलब साधन का स्थिर होना, फिक्सिटी मतलब स्थिर होना। दिस इज द मेन कॉज ऑफ अप्लाइंग डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। ये डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर होने का एक मेन कारण है। मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर विच कंबाइन विथ फिक्स फैक्टर। जब हम ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को फिक्स फैक्टर के साथ जोड़ते हैं, द लेटर गेट्स ओवर यूटिलाइज। तो हमारे जो हम फैक्टर्स हैं उनका सही ढंग से ज़्यादा प्रयोग होने लग जाता है, सही क्या एक्सेस में ओवर यूटिलाइज हो जाते हैं। सो डिमिनिशिंग रिटर्न्स अक्कर, इसीलिए हमारे जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं वो अक्कर होते हैं। सेकंड देखो कारण आता है बच्चों इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूएबिलिटी। मतलब हमारे फैक्टर सब्स्टिट्यूट तो हैं, हम साधनों का प्रतिस्थापन तो कर सकते हैं, एक साधन के बदले में दूसरा साधन ले सकते हैं, लेकिन वो इम्परफेक्ट है। मतलब हम उसे पूरी तरह नहीं ले सकते। जैसे मान लो मैं कहूँ कि चाय की जगह हमें कॉफ़ी पीनी है, तो जितनी हम चाय पी सकते हैं हम उतनी कॉफ़ी नहीं पी सकते। पूरी तरह से वो सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। सेम वैसे ही है कि हम एक साधन की जगह दूसरे साधन को सब्स्टिट्यूट कर तो सकते हैं, लेकिन वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो इम्परफेक्ट है। तो इसीलिए ये भी इसका एक मेन कारण है। तो देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। जो हमारे साधन होते हैं उत्पादन के, वो हमारे इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के। मोर एंड मोर लेबर कैन नॉट बी कॉन्टिन्यूसली यूज इन प्लेस ऑफ एडिशनल कैपिटल या लैंड। अगर हम कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड लेबर को हम कैपिटल या हम लैंड की जगह यूज़ कर लें, हम हमेशा के लिए नहीं कर सकते। सो डिमिनिशिंग रिटर्न्स अक्कर, तो इसीलिए भी डिमिनिशिंग रिटर्न्स हमारे हो जाते हैं। थर्ड आता है बच्चों पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर। मतलब साधनों के बीच में खराब संबंध हो जाना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा ना होना। तो देखो कॉन्टिन्यूअस इंक्रीजिंग मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर विद फिक्स्ड फैक्टर। जब हम फिक्स फैक्टर के साथ लगातार वेरिएबल फैक्टर की इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, बियॉन्ड अ पॉइंट क्रॉसेस द लिमिट ऑफ आइडियल फैक्टर रेशो। तो एक पॉइंट के बाद क्या है, हमारा जो फैक्टर रेशो आइडियल है वो लिमिट को क्रॉस कर जाता है। मतलब मैक्सिमम होने के बाद वो कम होना शुरू हो जाता है। दिस रिजल्ट इन पुअर कोऑर्डिनेशन। इसके कारण क्या होता है, साधनों में जो संबंध है वो खराब होने लग जाता है बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, स्थिर और परिवर्तनशील साधनों में। सो डिमिनिशिंग रिटर्न्स अक्कर, इसीलिए भी डिमिनिशिंग रिटर्न्स अक्कर होते हैं। इसके बाद देखिए आता है एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कि ये लॉ कहाँ अप्लाई होता है। तो देखो मार्शल ने कहा था वाइल द पार्ट विच नेचर प्लेज इन प्रोडक्शन। अगर हम उत्पादन के लिए लें कि प्रकृति कहाँ पे अपना रोल प्ले करती है, तो इट शोज अ टेंडेंसी ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो वहाँ पे हम कहेंगे कि हमेशा डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई होते हैं। द पार्ट विच ह्यूमन, लेकिन जहाँ पे मनुष्यों का योगदान है, इट शोज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो वहाँ हम कहेंगे कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स अप्लाई होते हैं। सो इट कैन बी सेड, तो इसीलिए कहा जा सकता है दैट अकॉर्डिंग टू मार्शल के अकॉर्डिंगली नेचर रोल इज मोर डोमिनेंट इन एग्रीकल्चर। कि प्रकृति का अगर हम योगदान लें तो वो कृषि में ज़्यादा डोमिनेंट रखता है, ज़्यादा है देन इंडस्ट्री, उद्योगों की बजाय, क्योंकि इंडस्ट्रीज में प्रकृति की बजाय मनुष्यों का योगदान है। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई इन एग्रीकल्चर। तो हम ये मानते हैं कि एग्रीकल्चर में ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई होते हैं। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ मैन रोल इज मोर इम्पॉर्टेंट इन इंडस्ट्री। जो मनुष्यों का योगदान है वो उद्योगों में ज़्यादा है। सो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ऑपरेट्स इन इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज में कौन से रिटर्न्स अप्लाई होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, लेकिन अगर हम आधुनिक अर्थशास्त्रियों की बात करें, दिस इज नॉट करेक्ट, ये ठीक नहीं है। दे सेड, वो कहते हैं दैट दिस लॉ इज अ यूनिवर्सल लॉ, कि ये लॉ तो सार्वभौमिक नियम है, ये नियम तो हर जगह लागू होता है। एंड अप्लाइड इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, माइनिंग, फिशिंग, और ये कृषि पर भी होगा, ये उद्योगों में भी होगा, ये खदानों में भी होगा, खनन में भी होगा, मछली के उद्योग में भी होगा। तो ये लॉ हर जगह अप्लाई होता है। तो इस टॉपिक को आप कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।